दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जिन फैशनेबल कपड़ों को पहन के रोज घरों से बाहर निकला करते हैं, एक्चुअली इस फैशन इंडस्ट्री में काफी सारा करप्शन है। यहाँ पे मॉडल से लेके मासूम बच्चों को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। दरअसल दोस्तों, आज के टाइम में फैशन इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर एक आम सी बात हो गई है, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों से कपड़ों की डाइंग, कपड़ों में बटन लगवाना, थ्रेड्स की कटिंग करवाना और ट्रिमिंग करवाना, इसके साथ ही कपड़ों की फोल्डिंग और पैकिंग जैसे काम जबरदस्ती करवाए जाते हैं। यानी आपके सिर्फ कुछ फैशनेबल कपड़ों के लिए पूरे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहाँ पे मॉडल्स के साथ भी काफी सारा एक्सप्लॉइटेशन इस इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से अपने फैशन इंडस्ट्री को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, आपके वो सब सच बताएंगे और इस फैशन इंडस्ट्री के पूरे बिजनेस मॉडल को भी आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आपको काफी कुछ यहाँ नया सीखने को मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो अगर हम देखें तो इंडिया और इंडिया के जैसे कुछ ऐसी और कंट्रीज हैं जहां पे चाइल्ड लेबर जो लॉज हुआ करते हैं वो इतने ज्यादा खास नहीं है, जिस वजह से वहां की फैशन इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग लो कॉस्ट प्रोडक्शन के चक्कर में मॉडर्न स्लेवरी का यूज किया करते हैं। अब इस मॉडर्न स्लेवरी को आप ऐसे समझिए कि फैशन इंडस्ट्री को चलाने वाले बड़े बड़े पावरफुल लोग गरीबों को लोन दे देते हैं। फिर जब कोई व्यक्ति लोन की भरपाई नहीं पूरा कर पाता है तो उन्हें जबरदस्ती इन फैशनेबल कपड़ों के मार्केट में काम करवाया जाता है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ काम तक ही नहीं है, असल में इन गरीब लोगों के साथ गुलामों की तरह बिहेव किया जाता है। यानी एक तरह से इनके ह्यूमन राइट्स छीन लिए जाते हैं और फिर इनको डेंजरस वर्किंग कंडीशन में करीब 14 से 16 घंटे तक फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात है, इसके बाद भी यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में लेबर्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है और इसी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड स्लेवरी जैसे कई सारी चीजें मार्केट में आम हो चुके हैं। आज बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडिया जैसे देशों की गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स मेनली फीमेल्स हुआ करती हैं। यहाँ फीमेल्स को काम के नाम पर काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है। इन्हें पुअर वर्किंग कंडीशन में रखा जाता है, जहाँ इन्हें छोटे कमरे में रहना पड़ता है और कपड़ों की डाइंग वगैरह करने के दौरान लगातार हार्मफुल केमिकल्स का एक्सपोजर भी सहना पड़ता है, जिस वजह से आगे चल के जब इनकी एज ज्यादा हो जाती है तो उनको कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों से अगर आप मिलेंगे और उनकी एज अगर ज्यादा है तो आप उनको कई सारी बीमारियों के साथ जरूर देखेंगे। इसके अलावा इन गारमेंट फैक्ट्रीज का एक और ये भी काला सच है कि यहाँ काम करने वाली फीमेल वर्कर्स को कभी कभार या अक्सर उनके मेल को वर्कर्स के द्वारा फिजिकली एब्यूज भी किया जाता है। लेकिन ये सारी जो फीमेल्स हुआ करती हैं, ये अपने घर को और फैमिलीज को आगे बढ़ाने के चक्कर में इन सब चीज़ों को छोड़ के भी काम किया करती हैं और वो कोई सवाल नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये फीमेल वर्कर्स पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इन गारमेंट फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एक फिक्स प्रोडक्शन टारगेट दिया जाता है, जिसे पूरा करने के बाद ही इनको इनकी पूरी सैलरी दी जाती है। लेकिन जैसा आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये टारगेट इतने बड़े होते हैं कि ये वर्कर्स उन टारगेट्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाते हैं और उन्हें एक बेसिक सैलरी ही मिला करती है। दोस्तों, आई नो आप में से बहुत लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब फैशन इंडस्ट्री में वर्कर्स का इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है तो इन फैक्ट्रीज से जुड़े जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इनके बारे में क्या नहीं सोचते हैं। तो मैं बता दूं, ब्रांड्स को इसकी कोई खबर ही नहीं हुआ करती है। ज्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो फास्ट फैशन में जूते कपड़े बनवाया करते हैं, वे अपने गारमेंट के प्रोडक्शन प्रोसेस से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड होते हैं। यानी इनको मालूम ही नहीं होता कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स को किन कंडीशन में काम करवाया जाता है, जिस वजह से गारमेंट फैक्ट्रीज के ओनर्स को अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने का पूरा मौका मिलता है। हालांकि अब धीरे धीरे ये चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर्स, एक्टिविस्ट और रेगुलेटरी बॉडीज की डिमांड पर कई बड़े बड़े ब्रांड्स अपने सप्लाई चेन की देखरेख की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जा रहे हैं। लेकिन ये टॉप लेवल के ब्रांड्स करते हैं। ये जो इंडस्ट्री ये इतनी बड़ी है और यहाँ पे मिड साइज की इतनी सारी कंपनियां हैं जिनको इनके प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है और वहां पे वर्कर से एक्सप्लॉइटेशन आम बात है। वैसे दोस्तों, अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं उनसे सिर्फ वर्कर्स को ही नुकसान हो रहा है, तो आपकी ये गलतफहमी है। क्योंकि कपड़ों को बनाने के दौरान एक्सेसिव अमाउंट में केमिकल का यूज किया जाता है और फिर मेकिंग प्रोसेस के एंड में जब इन कपड़ों को वॉश किया जाता है तो हर साल इसमें से करीब 5 लाख टन से ज्यादा माइक्रो फाइबर्स निकलते हैं, जो कि नदी, तालाब और समुद्र को जाके पूरी तरीके से केमिकल से भर दिया करते हैं। शायद ये बात आपको शॉक लगे, लेकिन हकीकत यही है कि इन वाटर बॉडीज में छोड़े गए हार्मफुल केमिकल्स में न सिर्फ धरती के इकोसिस्टम को बिल्कुल हिला के रख दिया है, बल्कि पानी में पैदा होने वाली 80% से ज्यादा बीमारियां जो है वो इन्हीं हार्मफुल केमिकल से हुआ करती हैं। यानी हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है वो अपने फायदे में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी है कि उसे ना ही आपकी और हमारी चिंता है और ना ही जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी भी थोड़ी भी चिंता नहीं है और ना ही इन्वायरमेंट के बारे में उन्हें कुछ सोचना है। गारमेंट्स मेकिंग प्रोसेस में जो फैक्ट्रीज होती हैं वो बिना किसी फिल्टर का यूज किए खुली हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस को छोड़ दिया करते हैं, जिससे अनगिनत एयरबॉर्न डिजीज होते हैं और इसके साथ ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा रीजन बनते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर मैं एक शॉकिंग फैक्ट की भी बात करूं तो फैशन इंडस्ट्री हर साल ग्लोबल कार्बन एमिशन का 10% अकेले ही पैदा करती है, जो कि सभी समुद्री शिपिंग और इंटरनेशनल फ्लाइट से कहीं ज्यादा हो जाता है।
इससे अगेन हम ये कह सकते हैं कि फैशन इंडस्ट्री ना सिर्फ इंसानों को खतरे में डाल रही है, बल्कि धरती पर रहने वाले जीवों को स्लो पॉइजन देकर मारती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कॉज बन रही है। चिली देश में मौजूद एटाकामा डेजर्ट धरती के ड्राइएस्ट डेजर्ट में से एक है, जहां करीब 740 एकड़ जमीन पर सिर्फ वेस्ट कपड़े बिखरे हुए हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि आखिर ये वेस्ट कपड़े आए कहां से हैं? तो दोस्तों, ये फास्ट फैशन की वजह से हैं। वही फैशन जो हर 2-3 हफ्ते के बाद बदल जाया करता है, ये वही कपड़े हैं। इसे अगर हम और अच्छे से समझे तो फास्ट फैशन की कैटेगरी में वो कपड़े आते हैं जो कि मास प्रोडक्शन की वजह से काफी ज्यादा सस्ते और चीप क्वालिटी के हो जाते हैं। चूंकि ये कपड़े पॉलिस्टर और खराब सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, इसलिए इनको रिसाइकल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और अगर ये ब्रांड्स इन्हें रिसाइकल करने का ट्राई भी करते हैं तो इसमें खर्चा इतना ज्यादा आएगा कि वो ब्रांड इसके बारे में सोचते भी नहीं है। इसलिए ज्यादातर बड़े बड़े ब्रांड्स यही प्रीफर करते हैं कि या तो कपड़ों को जला दिया जाए या फिर उनको किसी ऐसे डेजर्ट में फेंक दिया जाए जहां पे लोग नहीं रहते हैं। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि कपड़ों को जला देना या कहीं फेंक देने से बेटर है कि उसे या तो किसी को डोनेट कर दिया जाए या तो उसे सस्ते दामों पर सेल कर दिया जाए। तो दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री का काला सच यहाँ पे एक और भी आ जाता है। फास्ट फैशन कपड़े वाले ज़ारा और H&M जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनाती हैं कपड़े, वो अगर अपने कपड़ों को सस्ते में सेल पर बेचने लगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू लगातार गिर जाएगी। क्योंकि सड़क पे घूमता हुआ अगर हर एक आदमी ज़ारा के कपड़े पहनेगा तो ज़ारा की तो ब्रांड वैल्यू तुरंत गिर जाएगी। इसलिए अपनी ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखने के लिए कंपनीज इन कपड़ों को जला दिया करती हैं या कहीं दूर फेंकवा दिया करती हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि किस तरीके से वर्कर्स की लाइफ इफेक्टेड होती है, किस तरीके से एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है और किस तरीके से ये जो ह्यूमन साइकिल है ये इन केमिकल्स की वजह से इफेक्टेड होती जा रही है इस फैशन इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं, यहाँ पे मॉडल्स का इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। Agencies don't have their models' best interests at heart because if they did, they probably wouldn't make as much money. जब भी कोई नया फैशन ट्रेंड में आता है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले मॉडल से ही होती है। यहाँ तक कि नॉर्मल कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी उन्हें सबसे पहले मॉडल्स को ही पहनाया जाता है। फिर उनका फोटोशूट होता है, फिर तब जाकर फोटोज के जरिए वो कपड़े ऑनलाइन मार्केट में आ जाते हैं सेल होने के लिए। इसलिए ये आपको जानना सबसे जरूरी है कि फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स का एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है। दोस्तों, आपने जब भी सोशल मीडिया पे देखा होगा किसी भी मॉडल्स को काफी अच्छे फोटोशूट के साथ, तो अक्सर वो किसी बड़े लग्जरियस प्लेस या लग्जरियस होटल्स में आपने उनका फोटो देखा होगा। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो सिर्फ कुछ ऐसी गिनी चुनी ही मॉडल्स हैं जो अपने कैरियर में इस लेवल तक पहुंच जाती हैं कि वो पैसे के दम पे बहुत कुछ अचीव कर लेती हैं। लेकिन बाकी जो बची हुई मॉडल्स होती है उनकी पूरी जिंदगी कर्ज में ही डूबी रहती है। ये कैसे होता है, आइए समझते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब भी कोई मॉडल फैशन इंडस्ट्री में नई होती है तो उसके सारे खर्चे जैसे कि होटल्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गए, ये सब कुछ एजेंसी ही उठाया करती है। लेकिन सवाल ये भी है कि कोई भी एजेंसी किसी मॉडल का खर्चा क्यों उठाएगी? तो दरअसल दोस्तों, जब भी किसी मॉडल को उसका कैंपेन मिलता है तो उसमें होने वाली कमाई का सिर्फ कुछ परसेंट ही उस मॉडल को दिया जाता है और बाकी सारे पैसे एजेंसी खाए जाया करती है। ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में हमने लास्ट वीडियो में जाना था, वैसा ही कुछ यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में भी हुआ करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब मॉडल को कोई कैंपेन मिलता है और वो एजेंसी के खर्चे पर ट्रेवल करके कैंपेन वाली लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे किसी ना किसी रीजन से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब चूंकि यह एजेंसी को मॉडल से कोई कमाई नहीं हुई है, लेकिन मॉडल को उसके पूरे ट्रेवल का सारा खर्चा एजेंसी को पे बैक करना पड़ता है, जिस वजह से नई मॉडल्स के ऊपर अचानक से ट्रेवल का काफी ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये एजेंसीज मॉडल्स को रहने के लिए जिन रूम्स को प्रोवाइड किया करती हैं उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अक्सर एक छोटे से कमरे में कम से कम 3 मॉडल्स को रखा जाता है, जिसका रेंट भी उन्हें खुद ही पे करना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ से भी ज्यादा बुरी बात तो ये है कि एजेंसीज के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्लैट की रेंट भी मार्केट रेट से करीब 5 गुना ज्यादा ही हो जाया करती है, जो कि पूरा खर्चा उस मॉडल के ऊपर बाद में आता है। आज चाहे दुनिया कितनी भी आगे हो गई हो, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में अभी भी कास्टिंग काउच और सेक्सुअल अब्यूज जैसी चीजें बहुत ही ज्यादा आम है। नई मॉडल जिसे अपना कैरियर आज के डेट में बनाना होगा फैशन इंडस्ट्री में, उसे कास्टिंग काउच का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है और सेक्सुअल अब्यूज का भी। वहीं पर कुछ मॉडल्स ऐसी भी है जिनके काम भले ही ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन उन्हें को वर्कर्स के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज भी किया जाता है। यहाँ पे अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, मौनी रॉय और श्रुति हसन जैसी कितनी ज्यादा सेलिब्रिटीज ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रखी है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये मॉडल अपने कैरियर के शुरुआती फेज में होती हैं, तभी से उनके दिमाग में ये खबर डाल दी जाती है कि वो जितना सुंदर और फिट दिखाई देंगी वो उतने ज्यादा समय तक इस इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं, जिस वजह से मॉडल्स इतनी ज्यादा प्रेशर फील करती हैं कि वे खुद को फैशन इंडस्ट्री में टिकाए रखने के लिए वो कई सारे कर्ज लेके भी अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी अपनी बॉडी की कराया करती हैं। इसके साथ ही जैसा आप सभी जानते होंगे, हर महीने फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर उनके फेस पर एक्ने हो जाते हैं, ब्लोटिंग की वजह से उनका पेट बाहर निकल जाता है और उन्हें ऐसी कई दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फैशन इंडस्ट्री में एक मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर वक्त खूबसूरत और फिट जरूर दिखाई दे, और हर वक्त खूबसूरत और फिट दिखना है, इसलिए मॉडल्स इस लेवल तक पहुंच जाती हैं कि सर्जरी के जरिए वो अपना मेंस्ट्रुएशन को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा देती हैं, जो कि आगे चल के उनके मेंटल और फिजिकल लाइफ के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम साबित होता है।
दोस्तों फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हर नई मॉडल के लिए इंडस्ट्री में अपना नेटवर्क बनाना जरूरी होता है, जिसके लिए उसे हर रोज नई नई पार्टीज में भी जाना होता है। इस दौरान जब मॉडल्स के चारों तरफ के लोग अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उसे भी उस एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करना ही होगा, क्योंकि आप तभी वैसे लोगों से दोस्ती बना पाएंगे। इसके अलावा फैशन का एक ये भी काला सच है कि यहाँ काम करने वाली मॉडल्स को ऑल टाइम स्किनी और एनर्जेटिक रहने के लिए न चाहते हुए भी ड्रग्स, गांजा और अल्कोहल जैसी भी चीजें लेनी पड़ती हैं। दोस्तों हम 2023 में आ चुके हैं, लेकिन हमें ये बात जरूर पता है कि अगर किसी भी मॉडल को बॉलीवुड तक पहुंचना है तो उसको अपना फिगर बहुत ही ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद आलिया भट्ट है, जो कि इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी अपने मोटापे की वजह से बॉलीवुड में नहीं आ पा रही थी। वहीं बात अगर मॉडल्स की करें तो फैशन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि मॉडल परफेक्टली टेलर्ड कपड़े पहने, क्योंकि जो फैशन डिजाइनर होते हैं ये वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके डिजाइन किए हुए कपड़े किसी भी मॉडल की फिगर पे खराब दिखाई दें। इसलिए जब एक बार परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आउटफिट तैयार होता है तो वहां पे मॉडल्स की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने फिगर को इस तरीके से मेंटेन करे कि वो उस कपड़े में बेस्ट फिट आके दिखाई सकें। लेकिन अगर किसी रीजन से मॉडल अपना सेम साइज का फिगर मेंटेन करने में फेल हो जाती है तो उसे तुरंत कैंपिंग से निकालकर तुरंत ऐसी मॉडल को हायर कर लिया जाता है जिसका फिगर उस पर्टिकुलर आउटफिट के लिए फिट होता हो। दोस्तों ये बहुत हार्श रियलिटी है और ये बहुत इंटरनल बातें हैं जो कि बाहर नहीं आती हैं। यानी कुल मिलाकर फैशन इंडस्ट्री में काम करने वाली मॉडल्स के ऊपर इस बात तक काफी ज्यादा प्रेशर होता है कि उन्हें हमेशा सेम साइज में रहना है, उनको हमेशा फिट दिखाई देना है, जिसके लिए मॉडल्स अपनी डाइट को इतना ज्यादा खराब कर लेती हैं कि आगे चल के उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। फैशन इंडस्ट्री में फीमेल्स के 30 साल की एज में उनकी एक्सपायरेशन डेट होती है, यानी कि 30 साल की एज के बाद ज्यादातर फीमेल मॉडल्स को काम मिलना बंद हो जाता है, जिसके दो बड़े रीजन है। 30 साल की एज में उनके चेहरे पे थोड़ा सा बुढ़ापा दिखने लगता है, उनके फेस पे थोड़े से एक्ने आ जाते हैं, जिस वजह से उनको ज्यादा हायर नहीं किया जाता है आगे के मूवीज में या फिर बॉलीवुड में या मॉडलिंग के लिए। और दोस्तों फैशन इंडस्ट्री का यही वो काला सच है जिस वजह से 16-17 साल की लड़कियां पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़कर जल्द फैशन इंडस्ट्री में आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम होता है कि लेट स्टार्ट करने पे काफी लंबा कैरियर इस इंडस्ट्री में नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी ये लड़कियां इस बात को नहीं समझ पाती हैं कि एक बार वो 30 साल की हो जाएंगी और उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा, तब वो 30 के बाद आखिर क्या करेंगी ये उनको नहीं पता होता है। वैसे अगर कोई भी मॉडल इस वीडियो को देख रही है तो मैं उससे सवाल करना चाहूंगा कि जिस समय आपका 30-35 की एज आ जाती है उसके बाद आप अपने लाइफ के साथ क्या करेंगी, क्योंकि आप तो मॉडलिंग के लिए फिट नहीं बैठती हैं। तो अगर कोई भी मॉडल इस इंडस्ट्री में आना चाहती है तो वो इन चीजों को फिगर आउट जरूर करे, या फिर वो अपना पर्सनल ब्रांड इस लेवल का बना ले जैसे कि यूट्यूब का आज के डेट में यूज बहुत आसानी से किया जाता है। अगर कोई भी एक मॉडल अपने आप को वेल एस्टेब्लिश करना चाहती है तो वो अपने आप को इस तरीके से यूट्यूब पे अपना फेस वैल्यू बना ले कि वो 40 के बाद भी मार्केट में प्रेफरेंट उसका रहे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, आप अपना व्यू भी फैशन इंडस्ट्री के लिए जरूर दीजिएगा अगर आप इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेड है तो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो के लिए आप बेल आइकन भी इस चैनल का प्रेस कर सकते हैं।